मोर्चा आप लोगों को इस संगठन के बारे में हो सकता है पहली बार जानकारी हो गई हो। अगर ये संगठन भारत के 32 राज्यों के 625 जिलों में कार्यरत संगठन है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है और इस विशाल देश में 769 जिले हैं और 36 प्रदेश है। बांग्लादेश के बॉर्डर के पास भी कुछ प्रदेश है भारतीय और कुछ प्रदेश ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर भी लगे हुए हैं। तो भारत की जो सीमाएं हैं उसका अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि भारत भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा और विशाल देश है, जिसमें मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं इनकी संख्या 85% है। 100 में 85% लोग यही है। तो 100 में 85% लोग का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर इनकी संख्या है। इतनी सारी संख्या होने के बावजूद भी आज इन लोगों के ऊपर दूसरे लोगों का राज है। जैसे हम लोगों को ये बताया जाता है, सिखाया जाता है कि कांग्रेस ने भारत को आजादी दिलाई, परंतु कांग्रेस की स्थापना किसने की? अगर इसका हम लोग अध्ययन करें तो पता चलेगा कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये जो ब्राह्मण लोग हैं। चटर्जी, मुखर्जी तो आपके बंगाल के ही ना लोग हैं। गोखले, तिलक, आगरकर महाराष्ट्र के। तो आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि ये लोग जो है ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं, जिनकी संख्या सारे देश भर में 3.5% है। बंगाल में तो मुझे लगता है ब्राह्मणों की संख्या 2% से ज्यादा नहीं हो। सारे देश भर में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। नॉर्थ इंडिया में, चूंकि नॉर्थ इंडिया जब ये लोग विदेश से भारत में आए, क्योंकि ब्राह्मण भारतीय नहीं है, जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो भारतीय नहीं है। डीएनए के अनुसार भारत ये जो ब्राह्मण है ये विदेशी लोग हैं। ये हैरान करने वाली बात है कि ब्राह्मणों ने अपना विदेशीपन छुपाने के लिए जिस होशियारी का सहारा लिया वो बात क्या है? ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को विदेशी घोषित किया और कहा कि तुमको भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है, और उसके लिए ब्राह्मणों ने आजादी का आंदोलन शुरू करने के लिए नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। और फिर इसको आधार बनाकर ब्राह्मणों ने अपने आप को ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि हम तो यहाँ के रहने वाले हैं। अगर यहाँ के रहने वाले नहीं होते तो फिर भारत को आजाद करने की क्या जरूरत थी? मगर डीएनए का अध्ययन अगर करोगे तो आपको पता चलेगा जिस तरह से अंग्रेज विदेशी थे उसी तरह से डीएनए के अनुसार ब्राह्मण भी विदेशी है। तो इससे क्या हुआ? 15 अगस्त को क्या हुआ कि अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का उपकरण हो गया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू देश का प्रधानमंत्री हो गया और नेहरू के द्वारा ब्राह्मणों ने भारत में अपना राज स्थापित किया। उसका परिणाम देखो, आज देखो, हैरान करने वाली बात है कि हमारी संख्या 85% है, मगर नेशनल लेवल की जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस नेशनल लेवल की पार्टी है, भाजपा नेशनल लेवल की पार्टी है। अभी कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तृणमूल कांग्रेस भी नेशनल पार्टी हो गई है। हो सकता है हो गई हो, क्योंकि कानून के अनुसार 3 राज्यों में पार्टी का अगर रिकॉग्नाइजेशन हो तो पार्टी नेशनल लेवल की हो जाती है। तृणमूल कांग्रेस में जिस महाराष्ट्र में हूं वहां है ही नहीं। कई राज्य है जहां तृणमूल कांग्रेस है ही नहीं, मगर बंगाल में है, त्रिपुरा में भी है और आसपास के और 1-2 राज्य में हो सकती है। तो उससे ये पता चलता है कि इसके आधार पर तृणमूल भी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की स्थापना ब्राह्मणों ने की तो ब्राह्मणों की पार्टी राष्ट्रीय है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने स्थापित किया तो आरएसएस की स्थापना ब्राह्मणों ने की, तो भाजपा भी ब्राह्मणों की पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है, यानी संख्या 3.5% है, मगर उनकी नेशनल लेवल की पार्टियां 1 से ज्यादा है और हम लोगों की संख्या 85% है। चुनाव जीतने के लिए, आमतौर पे चुनाव जीतने के लिए 30-32-35% के आधार पर पार्टियां चुनाव जीत जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से क्या होता है कि वोट विभाजित हो जाता है। वोट जब विभाजित हो जाता है तो मेन जो 2 पार्टियां है उसको उसका बेनिफिट होता है। इस वजह से जब कांग्रेस जाती है तो भाजपा आती है, भाजपा जाती है तो कांग्रेस आती है। हमारी संख्या 85 है। हमारी नेशनल लेवल की रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल की पार्टी है नहीं, होना चाहिए मगर है नहीं। हम लोग ऐसी पार्टी बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं 85% संख्या होने के बावजूद भी। क्यों? हम लोग पिछड़े हुए हैं। या तो हम बीजेपी के पीछे 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 घूमते रहते हैं और बीजेपी क्या कहती है कि ये SC ST OBC के लोग हिंदू है। आरएसएस बीजेपी के लोग क्या कहते हैं? SC ST OBC के लोग जो है हिंदू है। अगर SC ST OBC के लोग हिंदू है तो उनका ही एक बहुत बड़ा नेता है ब्राह्मणों का, दयानंद सरस्वती। वो कहता है हिंदू तो मुसलमानों की दी बेगाली है। अब ये कोई हमने नहीं कहा, दयानंद सरस्वती ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता है। वो कहते हैं कि हिंदू तो मुसलमानों की दी बेगाली है। जब हिंदू मुसलमानों की दी गाली है, इस बात की चर्चा सारे देश भर में हमने करना शुरू कर दिया कि ये तुम्हारे लोग कह रहे हैं, तो तुम हम लोगों को हिंदू कहकर गाली क्यों दे रहे हो? तो जब हमने ऐसी चर्चा शुरू कर दी तो ब्राह्मणों ने अपने को हिंदू कहने के बजाय अब एक नया नाम लिया है। क्या नाम लाया? सनातन। सनातन एक नया ही नाम लाया कि नहीं नहीं अभी हिंदू अब नहीं है। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि उनको हिंदू नाम बदलने के लिए हमने मजबूर किया कि तुम हिंदू हमको कहकर गाली दे रहे हो। हमारी वजह से उनको सनातन कहना पड़ रहा है। जब ब्राह्मणों ने अपने को सनातन कहना शुरू कर दिया तो हमने ब्राह्मणों को कहा अरे सनातन शब्द भी तुम्हारा नहीं है भाई। ये बुद्ध का जो वचन है, बुद्ध का जो साहित्य है, एस धम्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है
ये तो बुद्ध के प्रवचन में सबसे पहले पाली भाषा में सनातन शब्द का उपयोग किया गया है। सनातन शब्द संस्कृत का नहीं है, सनातन शब्द हिंदी का नहीं है, सनातन शब्द बंगाली का नहीं है। सनातन शब्द जो है ये पाली भाषा का है। और सबसे पहले प्रवचन में बुद्ध ने एस धम्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है, ये अपने प्रवचन में कहा। ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। तो हमने ब्राह्मणों को कहा, अरे ये भी तुमने बुद्ध से उधार लिया हुआ है, तुम्हारा क्या है? ये भी तुमने ब्राह्मणों से बुद्ध से उधार लिया हुआ है, तो तुम्हारा कुछ भी क्यों नहीं है? क्योंकि तुम यहाँ के हो ही नहीं हो, तुम यहाँ के रहने वाले ही नहीं हो, तुम्हारा डीएनए भारतीय नहीं है। हम नहीं कह रहे, विज्ञान के अनुसार ये प्रमाणित हुआ। विज्ञान हमारे घर में पैदा नहीं हुआ, विज्ञान तो विज्ञान है। हम ये नहीं कह रहे कि हम कह रहे, हम नहीं कह रहे, विज्ञान के अनुसार ये प्रमाणित हुआ। विज्ञान ने डीएनए नाम का जो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में होता है, उस डीएनए के आधार पर प्रमाणित किया कि यूरेशिया में रहने वाले जो लोग हैं उनका डीएनए इकट्ठा किया गया। भारत के तमाम जातियों का डीएनए लेकर उसके साथ मिलाया गया, तो ब्राह्मण का डीएनए उनसे मिला। तो ये प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। जैसे अंग्रेज इंग्लैंड से आए हुए थे, वैसे ब्राह्मण यूरेशिया से आए हुए हैं। चाहे इंग्लैंड से आए हुए हो, चाहे यूरेशिया से आए हुए हो, ये बात प्रमाणित होती है कि तुम विदेशी हो। और अगर विदेशी हो तो अंग्रेज विदेशियों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं था, तो यूरेशियन ब्राह्मणों को भारत पर राज करने का अधिकार कैसे होगा? नहीं हो सकता। अगर अंग्रेजों को तुम विदेशी हो ये कहकर तुमने भगाया, तो इसी सिद्धांत के अनुसार तुम भी विदेशी हो और तुमको भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है। ये अभियान हमने चलाया। जब हमने ये अभियान चलाया तो आरएसएस के लोगों के पास, भाजपा के लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। मुश्किल में फंस गए, क्या करें क्या करें क्या करें। फिर उन्होंने इसका हल ढूंढने की कोशिश की, चलो तुम्हारे मूल निवासी के आदमी को हम प्रधानमंत्री बना देते। तो ये जो नरेंद्र मोदी है ये ओबीसी है। तो आरएसएस के लोगों ने एक मूल निवासी आदमी को प्रधानमंत्री भी हमारी वजह से बनाया, मोदी को। नहीं तो वामन मेश्राम के सवाल का कोई जवाब उन लोगों के पास नहीं था। हमारी वजह से नरेंद्र मोदी को ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाया जा रहा, और ये हमारी वजह से हो गया भाई ये। और नरेंद्र मोदी की ओबीसी जाति का है, ओबीसी में तेली जाति का है। तो ब्राह्मणों ने मनुस्मृति में लिखा कि तेली जाति का मुख अगर सवेरे सवेरे देख लिया तो सारा दिन आपका खराब हो जाता। ऐसा ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि अगर तेली जाति का मुख देख लिया तो सारा दिन तुम्हारा खराब हो जाता है। हमारा तो नहीं होता है, ब्राह्मणों का होता है। तो नरेंद्र मोदी का मुख अब डेली ब्राह्मण देख रहा है, जिसका मुख देखने से पूरा दिन खराब हो जाता है, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। वो लोग नरेंद्र मोदी का डेली चेहरा देख रहे हैं और टीवी पर तो डेली देख रहे हैं। अब उनको पूछा जाना चाहिए कि अब तुम्हारा दिन खराब नहीं हो रहा क्या? साथियों, ये ब्राह्मणों के जितने भी धर्मशास्त्र हैं ब्राह्मणों ने लिखे हैं, और उसमें हम सब लोगों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों के विरोध में सारे कानून हैं। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा कि जिसे ब्राह्मणों ने हिंदू कहा था कि ये हमारे धर्म का नाम हिंदू है, जब हमने कहा ये तुम्हारा दयानंद सरस्वती कह रहा है कि ये तो मुसलमानों की दी हुई गाली है,
तो उन्होंने अपने धर्म का नाम बदलकर सनातन रख दिया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणों के धर्म का वास्तविक नाम ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मणों के धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म क्यों है? जितने भी शास्त्र ब्राह्मणों ने लिखे वो सारे के सारे शास्त्रों में ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया गया है। सारे अधिकार ब्राह्मणों को दिए गए हैं, बाकी लोगों को कोई भी अधिकार नहीं है। और इस तरह से सारे अधिकारकर्ता जो है जब ब्राह्मण हो गए तो इसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि ये ब्राह्मण धर्म है। उन्होंने अपने से ही शास्त्र लिखे और उसमें अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ बताने की कोशिश की गई। तो गैर बराबरी की बातें हैं, असमानता की बातें हैं। इसलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने 26 जनवरी 1950 को वर्तमान भारत का संविधान लागू किया। उसमें ब्राह्मण धर्म के सारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। कितने हमारे लोगों को पता है कि भारत के संविधान ने ब्राह्मणों के सारे धर्म शास्त्रों को, जिसमें सारे इंसानों को उन्होंने गैर बराबर कहा, असमान कहा, उसको संविधान विरोधी घोषित कर दिया। और ये जो संविधान विरोधी घोषित कर दिया, इसके आधार पर ब्राह्मणों के धर्म शास्त्र असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। क्योंकि वो वर्ण धर्म को मानते हैं। वर्ण धर्म का मतलब है ऊंच नीच को मानते हैं। ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय उसके नीचे है, वैश्य उसके नीचे है, शूद्र यानी ओबीसी उसके नीचे है। ये 4 वर्णों की व्यवस्था है। मगर 6000 जाति की व्यवस्था, इसमें ब्राह्मण की जाति और वर्ण एक ही है। बाकी लोगों को जातियों में विभाजित कर दिया, 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मणों ने जब अंग्रेजों को भगाया था तब क्या कहते थे? तब वो प्रचार करते थे डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। ये अंग्रेजों की पॉलिसी है। मैं इस बात को नहीं मानता। बांटो और राज करो अंग्रेजों की पॉलिसी है, ये ब्राह्मणों की पॉलिसी थी। और ये 2000 साल पहले ब्राह्मणों ने हमारे मूल निवासी समाज के लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मण अंग्रेजों पर आरोप लगाते थे कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। अरे हिंदू मुसलमान तो 2 ही टुकड़े हैं, तुमने 6000 जाति के टुकड़े किया। अगर टुकड़े बांटने के आधार पर शैतान कौन ज्यादा खतरनाक है अगर डिसाइड किया जाए, तो फिर अंग्रेजों ने 2 टुकड़े किए, तुम लोगों ने 6000 जाति के टुकड़े किए, तो तुम सबसे बड़े शैतान साबित होते हो। बोले ब्राह्मण जो है सबसे बड़ा शैतान साबित हो जाता है। ब्राह्मण को लोग पूजनीय मानते हैं और मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण शैतान है, क्योंकि उसने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। अभी ब्राह्मण जो है राष्ट्रवाद 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 राष्ट्रवाद, डेली राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मगर जाति तोड़ने की बात कभी नहीं करते। डेली राष्ट्रवाद 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 की बातें करते रहते हैं, मगर जाति तोड़ दिया जाए और सारे भारत को एक संघ बनाया जाए, ऐसी कोई बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको अरे जाति तोड़ दिए तो वे ब्राह्मण ये सारे इन लोगों के बराबरी में आ जाएगा। तो वो बराबरी में नहीं आना चाहता है, वो सबके सर पर बैठा रहना चाहता है। सबके सर पर बैठे रहने से उनका वर्चस्व टिका रहता है। वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। इसलिए फुले शाहू अम्बेडकर के द्वारा इस व्यवस्था में बदलने का आंदोलन चलाया गया
और 1848 से ज्योतिराव फुले के द्वारा ये आंदोलन जब शुरू किया तो 1956 तक 106 साल तक ये आंदोलन चला। तो इस तरह से लंबा आंदोलन चला और इस आंदोलन के बदौलत वर्तमान संविधान लागू हुआ, अपने आप लागू नहीं हुआ। फुले शाहू अंबेडकर का जो आंदोलन भारत में चला, उस आंदोलन के बदौलत ये संविधान लागू हुआ और इस संविधान ने ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, सारे भारतीय लोग समान है और उनको व्यवहारिक रूप से समान माना जाएगा, ऐसी घोषणा की। घोषणा तो सब बराबर है, अच्छी बात है, मगर समाज के जीवन में इसे लागू नहीं किया गया। क्यों लागू नहीं किया गया? क्योंकि राज फिर संविधान के द्वारा फिर राज पर ब्राह्मणों ने काबिज कर दिया। कांग्रेस ने जब देश पर कब्जा किया अंग्रेजों के जाने के बाद, तो अंग्रेजों के जब ब्राह्मणों के पहले अंग्रेज राज करते थे तो विधायिका जहाँ कानून बनता है वहां पर अंग्रेजों का कब्जा था। कार्यपालिका में IAS, IPS, IRS, इस पर अंग्रेजों का कब्जा था। और जुडिशियरी न्यायपालिका में अंग्रेजों का कब्जा था। मीडिया, उस पर भी इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेजों का ही कब्जा था। तो इस तरह से ये सारा अंग्रेजों का कब्जा था। जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज जाने के बाद ब्राह्मण आए तो ब्राह्मणों ने विधायिका यानी संसद पर कब्जा किया। फिर आज के तारीख में आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 86% ब्राह्मणों का प्रशासन पर कब्जा है, जिनकी संख्या 3.5% है। IAS, IPS, IRS अधिकारी सारे देश भर में उन्हीं लोगों के, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें डेली हमारे लोगों को डे टू डे काम करना पड़ता है, वो सारा का सारा उनके नियंत्रण में, यानी प्रशासन उनके नियंत्रण में। न्यायपालिका में जब कोई विवाद होता है तो न्याय निर्णय देने का अधिकार भी उन्हीं लोगों के पास है, यानी ब्राह्मण ही न्यायाधीश हो गए। जब ब्राह्मण न्यायाधीश हो जाता है तो संविधान के अनुसार फैसला करने के बजाय वो मनुस्मृति के अनुसार फैसला कर लेता है। और चौथा है मीडिया। इस देश में जो मीडिया है वो ब्राह्मण बनिया मीडिया है, यानी ब्राह्मण पत्रकार है। और ये जो बनिया है ये मालिक है। वो जो पेपर निकलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है या ट्रेडिशनल मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया में कौन चला रहा है? मोरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एंड एनीधर महाराज, एंड बचा कुचा महाराज, सारा का सारा उनका ही है। यानी सारा ट्रेडिशनल मीडिया भी उनका ही कब्जा है, वोकल मीडिया। अब आप देखो ये जो प्रवचन चलते रहते हैं मौखिक रूप से, ये भी उनका ही कब्जा है। यानी सारा का सारा जो तंत्र इन लोगों ने बनाया आजादी मिलने के बाद, सारा का सारा तंत्र उन्होंने बनाया और फिर देश पर अंग्रेजों की जगह ब्राह्मणों का राज स्थापित कर दिया। संख्या हमारी है और राज उनका है। संख्या के अनुसार हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार था, अभी 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार हो गया। 100 में हर विधानसभा और लोकसभा में हमारे वोट है। मगर हमारे लोगों को कभी कोई उन लोगों का राज आना चाहिए जो मूल रहने वाले बाशिंदे हैं यहाँ के, ऐसी बात न कांग्रेस के द्वारा कभी कही जाती है न बीजेपी के द्वारा कही जाती है, क्योंकि ऐसा कहने से तो उनका सारा का सारा तंबू जो है वो उखड़ जाएगा, उनका तंबू और बंबू सारा का सारा उखड़ जाएगा। इसलिए साथियों, हम लोगों को ये उम्मीद करना गलत होगा कि वो लोग हमारी आजादी का मामला हल करेंगे, क्योंकि वो हम लोगों को आजाद नहीं कर सकते। हम लोगों को वो गुलाम ही बनाए रखना चाहते हैं। गुलाम का मतलब ये नहीं कि आपके पैर में बेड़ियां बांधी जाए। एक पैर में बेड़ियां बांधने की गुलामी होती है, एक दिमाग में बेड़ियां बांधने की गुलामी होती है। पैर की बेड़ियां आंखों से दिखाई देती है, जो दिमाग की बेड़ियां है वो कहीं आंखों से दिखाई नहीं देती।
तो दिमागी रूप से उन लोगों ने हम लोगों को जकड़ के रखा हुआ है, और वो कैसे जकड़ के रखा हुआ है वो बातें हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। और इसलिए वो लोग जिसे वो लोग हिंदू धर्म कहते हैं उसका वास्तविक नाम ब्राह्मण धर्म है। अगर हम हिंदू धर्म के नाम पर फॉलो करने का काम करें तो मतलब होगा हम ब्राह्मण धर्म को फॉलो कर रहे हैं। ब्राह्मण धर्म को फॉलो करने का मतलब होता है ब्राह्मणों का वर्चस्व स्वीकार कर लेना। अगर ब्राह्मणों का वर्चस्व आप स्वीकार कर लेते हो तो इस देश का मूल निवासी गुलाम हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इस देश में मूल निवासियों का आंदोलन शुरू किया है कि हम इस देश के मूल निवासी है। अगर अंग्रेजी विदेश थे तो इस देश के वास्तविक हकदार जो है वो मूल निवासी है। जब गांधी जी ने अंग्रेजों को चले जाओ कहा, अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी ने आंदोलन चलाया, चले जाओ, तो गांधी जी ने अंग्रेजों को पूछा, अंग्रेजों ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी किसको चले जाओ कह रहे हो? कि आपको। क्यों? आप विदेशी हो इसलिए हम आपको कह रहे हैं आप चले जाओ। तो चर्चिल बहुत महापंडित था, उसने कहा गांधी जी आप भी तो विदेशी हो। तो गांधी ने कहा हाँ ठीक है हम भी है, पहले आप चले जाओ फिर तो आपका कब्जा हो जाएगा। नहीं, हम लोग यहाँ के लोगों को सारा सौंप देंगे। दिया ही नहीं, फिर कब्जा कर लिया। और ये कब्जा करने के लिए उन्होंने हर एडल्ट को वोट का अधिकार दिया। अब काले धन के आधार पर चुनाव होता है देश में, सारा प्रोपेगेंडा और प्रचार जो है काले धन के आधार पर। एक एक लोकसभा का चुनाव के लिए कई कई करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है, और ये सारा करोड़ रुपया वो लोग खर्चा करते हैं 3.5% के लोग, और उसके आधार पर उनका लोकतंत्र के नाम पर जो उन्होंने मजाक बनाकर रखा है उन्होंने एक कब्जा किया हुआ है। इसलिए साथियों इसको बदलना होगा। इसको बदलने का तरीका क्या है? इसको बदलने का तरीका है अपना संगठन होना चाहिए। पिछलग्गू बनना, यानी ये ध्यान रखने का कि ब्राह्मणों का कौन सा संगठन है और उसके लिए संकल्प करने का कि उसका हम साथ सहयोग और समर्थन नहीं करेंगे। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो ब्राह्मणों का कौन सा संगठन है, और आपने डिसाइड कर लिया ये फला ब्राह्मणों का संगठन है, फिर क्या करो, उसको साथ सहयोग और समर्थन नहीं करने का। अगर आप साथ सहयोग समर्थन करते हो तो इसका मतलब ब्राह्मणों का वर्चस्व साबित हो जाएगा तुम्हारे समर्थन से, और इस तरह से ब्राह्मणों का राज तुम्हारे ऊपर स्थापित रहेगा। इसलिए हम लोगों को अपना संगठन खड़ा करना चाहिए और वो राष्ट्रीय स्तर का करना चाहिए। मैं 19 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूँ। अभी मेरी जो उम्र है वो 67 चल रही है, तो इसका मतलब है लगभग 50 साल हो गए मैं ये संगठन बनाने के लिए इतना लंबा समय लगाया, और अभी 32 राज्यों के 625 जिलों में हमारा संगठन हो गया। अभी हम कुछ दिन के बाद में आप देखेंगे कि 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन कर रहे सारे देश भर में, और 1 जुलाई को भारत बंद का ऐलान कर रहे। किस लिए? ये जो ईवीएम मशीन है, ये ईवीएम मशीन हमारे वोटों की चोरी करती है, हमारी चोरी करती है। अब तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, हमने कांग्रेस वालों को कहा रे तुमने तो मशीन लाया था, तुमने 2004 में, तुमने 2009 में मशीन से चोरी किया। अब बीजेपी वाले देखा देखी तुम्हारी देखा देखी चोरी कर रहे। पहले तुम लोगों ने हमारे वोटों की चोरी किया, अब तुम्हारे वोटों की चोरी बीजेपी वाले कर रहे। अब तुम चल रहे हो राहुल गांधी से, अभी आज के अखबार में भी है कि राहुल गांधी का ये कहना है कि ये वोटों की चोरी हो रही है। महाराष्ट्र में 76 लाख 76 लाख वोटों का मामला है, और चुनाव आयोग को पूछा गया कि ये 76 लाख वोट कहां से आ गए, तो चुनाव कमिश्नर जो है वो कह रहा है हमें पता नहीं है।
अब तेरे को पता नहीं, तू ही तो दुकानदार है, चुनाव कमीशन का दुकानदार तो तू ही है। तेरे पास तेरे दुकान में क्या बेचा जाता है, अगर उसका हिसाब किताब नहीं है तो फिर तू काहे का दुकानदार है? तो इसका मतलब है कि ईवीएम मशीन में घोटाला हो रहा है। अभी महाराष्ट्र में 76 लाख वोटों का घोटाला सामने आया हुआ, और ये पूछा जा रहा है चुनाव आयोग को कि ये वोट आए कहां से? ये 76 लाख जो है 76 लाख वोट आए कहां से? ऐसा पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर 5 बजे के बाद वोट होते हैं। ये आया कहां से? चुनाव कमिश्नर के पास इसका कोई जवाब नहीं है, और ये इशू आज के तारीख में नेशनल लेवल का इशू हो गया है। इसका मतलब है ये ईवीएम मशीन इन लोगों ने हमारे वोटों की चोरी करने के लिए लाई हुई है। तो इसलिए हमारी मुख्य मांग ये है, यह आंदोलन चलेगा इस काम के लिए कि बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए। बैलेट से क्या होता है? एविडेंस रहता है। बैलेट जो है ऐसा कागज का बैलेट होता है, और वो इस तरह का एविडेंस, फिजिकल एविडेंस रहता है, आंखों से दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है वो आंखों से दिखाई नहीं देता। पता है आप लोगों को? इलेक्ट्रॉनिक वोट आंखों से दिखाई नहीं देता। आप वोट डालते हो, ये अंगूठा दिखाई देता है, आप लगाते हो, ये भी दिखाई देता है, मगर ईवीएम मशीन में जाने के बाद वो दिखाई नहीं देता। इलेक्ट्रॉनिक वोट जो है वो आंखों से दिखाई नहीं देता। आंखों से दिखाई नहीं देता, अरे दिखाई देता था बैलेट पेपर, उसकी चोरी करते थे। सारे दिखाई नहीं देता, उसकी चोरी तो बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसलिए ये ईवीएम मशीन से वोट हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, और इसके लिए 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, और 1 जुलाई को भारत बंद करने का हम लोगों ने ऐलान किया है। तो आप लोगों को मेरी अपील है कि आप अपने इलाके में, बंगाल में, अपने अपने इलाके में बंद करने का प्लान बनाओ। और बंद करने का तरीका क्या है? ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग घर के बाहर निकलो ज्यादा संख्या में, और जो दुकानदार हैं उनको हाथ जोड़ को विनती करो कि ये ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी हो रही है, आपके भी चोरी हो रही है। तो ये ईवीएम हटाने के लिए आप 1 दिन के लिए अपने दुकान बंद करो। इस तरह से सारे देश भर में हम लोग भारत बंद करने का कार्यक्रम चलाने वाले हैं, और इसमें आप सभी लोगों का साथ सहयोग अपेक्षित है। क्योंकि मेरा कल नागपुर में कार्यक्रम है, और मेरा डेली कार्यक्रम रहता है। एक जगह मुझे रुकना मुश्किल होता है, हर जगह मेरा कार्यक्रम लगा रहता है, और यहाँ से मुझे 4 साढ़े 4 घंटे चलने के बाद एयरपोर्ट जाना होगा, फ्लाइट पकड़ना होगा, और फिर नागपुर में कार्यक्रम के लिए जाना होगा। इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करके आप सभी लोगों को अनुरोध करता हूं, अगर आप लोग अपना कार्यक्रम चलाना चाहते हो तो मधुमिता जो है, कहाँ गई? मधुमिता की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम, अगर आप और कुछ वक्ताओं को बुलवाना चाहते हो तो बुलवा सकते हो, मगर मुझे आप लोग इजाजत दीजिए, क्योंकि मुझे अगले कार्यक्रम के लिए आगे जाना होगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।